नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता सिंह। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से। पाठ का नाम है कैसे बनती है कविता। इसके अंतर्गत हम निम्नलिखित बिंदुओं को पढ़ेंगे, जिसमें है कविता क्या है, कविता में शब्दों का चयन, कविता में बिंब और छंद, कविता की संरचना, कविता के घटक। कविता लेखन के मार्गदर्शन के लिए हम आपको रूबरू कराते हैं छत्तीसगढ़ के गौरव, भाषाविद, समीक्षक, शब्द साधक, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्रद्धेय गुरुदेव डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी से। सर, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत स्वागत है और कविता कैसे लिखी जाती है इसके विषय में, इसके बारे में आप हमारे बच्चों का मार्गदर्शन कीजिए। कविता का जीवन से बहुत संबद्ध है और जब हम अनुभूति में भावोदय में रहते हैं तब कविता अनायास जन्म लेती है। आप देखें कि पहले हमारा जो जीवन था उसमें भी पूरा जीवन काव्यमय था। एक बच्चा है, उसको माँ गोद में लेती थी, वो खाना नहीं खाता था तो वो गा के सुनाती थी। कविता के रूप में गीत हमारे यहाँ आदिकाल से प्रचलित है कि चंदा मामा आ जा, दूध भात ले आ और बेटे के मुंह में गुटक ले। तो बच्चा ऊपर चांद को देखता था, मुंह खोल देता था और खाना खा लेता था। इसी तरह जब नींद नहीं आती थी तो माँ बच्चे के सिर में हाथ रखकर थपकी लेते हुए गीत गाती थी, जिसे हम लोरी कहते हैं, और बच्चा सो जाता था। तो इस तरह हमारे पूरे जीवन में गीत, संगीत, कविता का महत्व रहा है। कविता के बारे में लोग ये कहते हैं कि कविता जो है वो कैसे लिखते हैं। तो कविता के लिए कोई व्याकरण, शब्दकोश और कोई पुस्तक नहीं है कि उसको आप पढ़ के कविता लिख सकें। दो तरह की चीज होती है, एक अभ्यास और एक प्रतिभा। कुछ लोगों में जन्मजात प्रतिभा होती है और वे अपने वातावरण, अपने संस्कार और अभ्यास के द्वारा अनायास कविता लिखना शुरू कर देते हैं। तब लोगों को लगता है कि अरे ये तो बहुत अच्छी चीज लिख रहा है। लेकिन कुछ लोग जो कविता लिखना चाहते हैं, प्रयास करके अभ्यास के द्वारा कविता लेखन कर लेते हैं। कई बार ये होता है कि जन्मजात प्रतिभा के लोग अकर्मण्य होते हैं, आलसी होते हैं, इसलिए वो अपनी प्रतिभा, अपनी कविता को मांझ नहीं पाते। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अभ्यास करते हैं और लगातार लिखते हैं, अपनी कविता को मांझते हैं, और प्रतिभा संपन्न कवि से भी ज्यादा उनकी कविता जो है वो प्रभाव समाज में करती है। इसलिए आवश्यक है कि हम साहित्य को, अपनी कविता को परिष्कृत करते रहें, परिमार्जित करते रहें, मांझते रहें और अभ्यास प्रयास के द्वारा उसको एक प्रखर रूप, एक आदर्श रूप, एक व्यवस्थित रूप हम देने का प्रयास करें। कविता जो है वो हमारे, जैसे मैंने कहा कि हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। संगीत में आप देखें लोग प्रशिक्षण लेते हैं, चित्रकारी में भी प्रशिक्षण लेते हैं। तो कविता कहने के लिए भी यदि प्रशिक्षण की कार्यशाला कहीं होती है, और मैंने सुना है कि कुछ जगह लोग प्रशिक्षण देते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में छंद पर भी प्रशिक्षण की कई कार्यशालाएं लगी हैं और राष्ट्रीय कवि संगम ने भी इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो छंद को लेकर भी कविता में बात की जाती है। तो मैं आपको बताऊं कि कविता का एक अनुशासन होता है। एक अनुशासन गद्य का है, एक पद्य का है। गद्य में तो व्याकरण के नियमों का पालन करना पड़ता है कि कर्ता ने कर्म को करण से और क्रिया, राम ने रावण को बाण से मारा। इस तरह एक वाक्य की रचना पूरी हुई और व्याकरण का विधान, उसका नियम जो है, उससे गद्य की रचना लिखी हुई, संपन्न हुई।
लेकिन पद्य में हम ऐसा नहीं लिखते। हम उसमें तुक मिलाते हैं, उसमें छंद का प्रयोग करते हैं, कल्पनाश्रित होती है कविता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कविता जो शब्द है वो 3 अक्षर से बना है। क माने कल्पना। तो बिना कल्पना के आप कविता लिखेंगे तो वो हृदयग्राही नहीं होगी, हृदय तक नहीं पहुंचेगी, मर्म को नहीं छुएगी। उसके बाद है वी यानी विचार। तो विचार का मतलब बुद्धि। हर रचना कोई ना कोई विचार को लेकर प्रस्तुत होती है। यदि बिना विचार के रचना प्रस्तुत हो जाए तो उसकी कोई सार्थकता नहीं होती। और फिर है ता। ता का मतलब ताल, लय। कविता चाहे छंद में हो या मुक्त छंद में हो, लेकिन उसमें लयात्मकता बनी रहती है। इसीलिए छंद का बड़ा महत्व है। हम मात्रा गिन के, तुक मिला के और जिस छंद का प्रयोग करते हैं उसके नियम को जान के अपनी भावनाओं के सांचे में डाल के कविता लिख सकते हैं और वो प्रभावी होती है। लेकिन जो अभ्यास है वो इस तरह होता है कि जब एक बार आप उस संवेदना के सांचे में ढल गए और अभ्यास में एकदम आप दुरुस्त हो गए, अभ्यस्त हो गए, फिर आपको बार बार मात्रा गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी बातें एक प्रवाह में आ जाती हैं। उसके बाद आप गिन के देख लीजिए। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, क्या वो एक एक वर्ण गिनते रहे? महाभारत की रचना हुई, महान ग्रंथ, कौन उसकी मात्राएं गिनेगा? लेकिन जब हम गिनते हैं तो लगता है कि बिल्कुल संयमित है, संतुलित है, व्याकरण के अनुकूल है। तो ये अनायास वो बात आती है। मैंने पहले कहा कि कविता जो है वो लिखना है, सोच के लिखेंगे तो भी लिखा जाती है, लेकिन मूलतः जो कविता लोगों के हृदय को छूती है, दिल को छूती है, वो भावातिरेक के कारण होती है, भावावेग के कारण होती है, और वो मनुष्य के अभ्यास के द्वारा भी आता है। और जिनमें प्रतिभा होती है उसमें तो प्रकृतिक रूप में, स्वाभाविक रूप में, सहज रूप में वो आ जाता है। इसलिए कविता जो है उसका बहुत महत्व है। कविता में तुक कहते हैं कि जो हम जो कुछ भी लिखते हैं अंत में जो शब्द होता है उसके साथ हमको उसका मिलान करना पड़ता है। जैसे रोता है तो होता आएगा। और हमारे यहाँ प्रयोगवाद का भी जो जन्म हुआ है तो उस समय भी कवियों ने उस तरह की कविता लिख के एक नए अर्थ, नए प्रयोग की बात की है। अगर कहीं मैं तोता होता तो क्या होता, तो क्या होता, तो ताता ताता होता 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 होता। अब इसको सुनने से तो लगेगा कि एक तुक मिला दिया गया है, लेकिन कवि प्रयोग के रूप में एक अर्थ बता रहा है कि मैं यदि तोता होता तो क्या होता, तो माने सामान्य रूप से चलता जैसे मनुष्य चलता है, और ताता ताता यानी फड़फड़ाते हुए ऊपर उड़ता। यदि मैं तोता होता तो मैं ऊपर भी उड़ सकता था और नीचे भी चल सकता था, लेकिन मैं तोता नहीं हूं, इसलिए मैं केवल चलता हूं। लेकिन कवि जो है वो उड़ता भी है। कल्पना की उड़ान उसको बहुत आगे ले जाती है। चिड़िया के भी, तोता के भी, पक्षी के भी आगे तक वो पहुंच सकता है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि की कल्पना इतनी प्रखर होती है कि जहां हम सोच भी नहीं सकते, कवि वहां पहुंच जाता है और तुरंत पहुंच जाता है। उसको बिल्कुल देर नहीं लगती। ये कविता की एक कल्पनाशीलता की कमाल है। और ये जो कविता है वो निश्चित रूप से, हमने पहले ही कहा कि ये जीवन से जुड़ती है। थोड़ी सी बात हम बिंब की कर लें। अब देखिए, जब आप कविता लिखते हैं तो बिंब का मतलब होता है चित्र। बिंब यानी चित्र या व्यक्ति या वस्तु और उसका प्रतिबिंब यानी उसकी छाया। तो बिंब का ही प्रतिबिंब होता है।
तो कविता में जब हम कोई बात देखते हैं, लिखते हैं, तो एकदम दृश्य जो है वो हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। तो कवि में इतनी समझ होती है, एक रेखा चित्रकार रेखा के माध्यम से सारी अभिव्यक्ति को, भावनाओं को व्यक्त कर देता है, लेकिन जो शब्दकार है, कवि है, वो शब्दों के माध्यम से शब्द चित्र बनाता है। वो एक तरह का रेखा चित्र ही है। तो आपके सामने वो सजीव चित्रण करने का प्रयास करता है। यदि उसके समक्ष कोई व्यक्ति है, कोई प्रकृति का चित्रण करता है, तो वो एकदम प्रकृति को जो है हूबहू रूप में वो प्रकट करने का प्रयास करता है। चूंकि आप प्रकृति के परिवेश से परिचित हैं, इसलिए आपको भी लगेगा हाँ, ये दृश्य से मैं परिचित हूँ, और न परिचित हो तो आपको वो एक दृश्य बिंब के समान उससे सरोकार करा देता है। और इस तरह कविता जो है वो मूर्त लगती है, जीवंत लगती है, अस्वाभाविक नहीं लगती, असहज नहीं लगती। इसीलिए वो कविता जो है वो लोगों को प्रभावित करने में सक्षम होती है, समर्थ होती है। यदि हम कविता लिखते हैं तो शब्दों से सरोकार रखना हमको बहुत जरूरी है। कई बार ये होता है कि हम बिना कुछ समझे अर्थ को या शब्द को हम उसका प्रयोग कर लेते हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि मेरे देश में पवन चले पुरवाई, मेरे देश में। अब देखिए, पुरवाई ये बना है पूर्वी क्षेत्र से, प्रदेश से आने वाली वायु, पूर्व वायु से बना है पुरवायु या पुरवायु। अब जब इसमें वायु शब्द है तो हम पवन चले पुरवाई क्यों कह रहे हैं? पुरवाई में तो हम जानते नहीं और इस तरह हम प्रयोग करते हैं, तो इससे प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि विद्वान लोग भी उसको सुन रहे हैं, सामान्य पाठक भी सुन रहा है, असामान्य भी सुन रहा है। तो चूंकि हम कविता लिख रहे हैं, सभी के लिए लिख रहे हैं, इसलिए हमको चाहिए कि हम शब्दों का सार्थक प्रयोग करें। प्रायः लोग कह देते हैं कि पानी गिर रहा है। अरे भाई, कहाँ पानी गिर रहा है? बारिश हो रही है। तो जो शब्द है अनुकूल, उसका प्रयोग आप करें। व्यवहार में अपन कुछ भी प्रयोग कर लें, लेकिन जब साहित्य में हम समाज को समर्पित करने वाली लेखनी को लेकर प्रस्तुत होते हैं, तो ये हमारा दायित्व है कि हम सजग सतर्क हों और जो भी बोले तो वो उसका प्रभाव पड़े। तो शब्द का सही चयन करना, पुनरावृत्ति दोष यानी बार बार उसका प्रयोग न करना, ये बहुत जरूरी है। आप देखिए, बोलचाल में हम प्रयोग करते हैं कि खाना खाने चलो, गाना गाओ, बाजा बजाओ। भाई, ये तो प्रयोग जो पुनरावृत्ति है कि यहाँ गाना और बाजा बजाना मना है, यहाँ गाना और बजाना मना है। अब गाना और बाजा बजाना, इस तरह हम अनर्थक या व्यर्थ का प्रयास करते हैं। तो शब्दों को हमको समझना चाहिए और उसके आधार पर हमको प्रयोग करना चाहिए। और एक कवि जो है वो तो शब्दों से खिलता है। अक्षर, जो क्षर न हो, नाश न हो, वो अक्षर है। और सार्थक अक्षरों का समूह ये है शब्द। इसीलिए लोग कहते हैं शब्द ब्रह्म होता है। और उसको साधना, शब्द को साधना एक साहित्यकार की विशेषता होती है। जब वो शब्द को साध लेता है, भाषा के मर्म को समझ लेता है, तभी हम उसको भाषा वैज्ञानिक कहते हैं। अर्थात वो भाषा का जादूगर होता है, शब्दों का जादूगर होता है, शब्दों को अपने ढंग से नचाता है। आप अभ्यास के द्वारा जब इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आप भी उसके प्रयोग में निष्णात होते हैं और स्थिति ये होती है कि आप ही आप शब्द जो है वो अपने सार्थक अर्थ की ओर लोगों को प्रवृत्त करते हैं। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि कविता भावना और विचारों के साथ मिलकर एक संदेश देती है
और उस संदेश के माध्यम से कवि का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य में वो सफल होता है। कविता लिखने की चीज तो है ही है, लेकिन उससे ज्यादा वो समझने और भावानुभूति के रूप में अंगीकार करने की वस्तु है। यदि हम इस तथ्य को समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से एक सफल कवि बनते हैं। कवि के लिए एक परंपरा वाचिक है और एक परंपरा जो हमारी शिष्ट लिखित परंपरा है। वाचिक परंपरा का अर्थ यह है कि हम जो भी अपने माँ से पिता से हम मौखिक परंपरा में प्रचलित हमारे लोकगीत हैं, हमारे भजन हैं, हमारे कीर्तन हैं, अच्छी अच्छी सूक्तियां हैं जो काव्य के रूप में हम सुनते हैं, ये वाचिक परंपरा है। लेकिन इसके समानांतर लिखित परंपरा जो चलती है उससे कवि जुड़ता है। तो निश्चित रूप से वाचिक परंपरा का प्रभाव कवियों के मन पर पड़ता ही है। उसी परंपरा को लेके वो आगे बढ़ता है और इस तरह की रचना लिखता है कि फिर वो रचना कालजयी होती है, अमर होती है और वो कविता जो है वो समाज को कुछ नया दे पाती है। सर, आपने अपना अमूल्य समय हमारे बच्चों को दिया, इसके लिए मैं आपके बहुत बहुत आभारी हूँ। आपको हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि कविता कैसे लिखी जाती है यह आपको समझ में आ गया होगा। और यदि यह कार्यक्रम पसंद आया तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।